Hello everyone, this is Atya Zanab and today I'm going to explain a lesson entitled The Last Leaf by O. Henry. और इस लेसन को मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ विशाल मौर्य के कहने पर। अगर आपको भी कोई पोम एक्सप्लेनेशन, चैप्टर एक्सप्लेनेशन या फिर इंग्लिश ग्रामर का कोई भी टॉपिक अनक्लियर है, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको प्रोज के किसी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसका कंटेंट आप मेरी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। द लास्ट लीफ बाय ओ हेनरी। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी समरी बताऊंगी, ओवरव्यू दूंगी। उसके बाद मैं इसकी थीम पर डिस्कशन करूंगी कि किस थीम को लेकर इस कहानी को लिखा गया है। उसके बाद व्हाट इज़ द मॉरल मैसेज ऑफ द स्टोरी। देन आई विल स्विच टू माय वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टोरी। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। कहानी की सेटिंग रखी गई है न्यूयॉर्क सिटी के ग्रीनविच विलेज में। इस ग्रीनविच विलेज के जो रास्ते हैं बहुत घुमावदार हैं, टेढ़े मेढ़े से हैं। एक स्ट्रीट कई सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, कौन सी गली कहाँ निकलती है कुछ समझ ही नहीं आता। और इसी ग्रीनविच विलेज में दो लड़कियां रहती हैं जिनका नाम है जॉन्सी एंड सू। ये दोनों पेंटर्स हैं और ठीक ठाक कमा लेती हैं। इनकी लाइफ ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन जब सर्दी का मौसम आया तो जॉन्सी को एक बीमारी ने पकड़ लिया। उस बीमारी का नाम था न्यूमोनिया। जॉन्सी का न्यूमोनिया बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था। डॉक्टर ने जॉन्सी के एब्सेंस में सू से बोला कि तुम्हारे फ्रेंड के बचने के चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर जॉन्सी खुद जीने की उम्मीद रखेगी तो उसके बचने के चांसेस देखे जा सकते हैं। तो बेहतर होगा तुम अपने फ्रेंड को ऑप्टिमिस्टिक रखो, उसको हर चीज़ पॉजिटिव बताओ और उसको पॉजिटिव सोचने पे मजबूर करो। जॉन्सी के पास अब केवल होप ही बची है। अगर वो होप रखेगी जीने की तभी वो बच पाएगी, वरना उसके चांसेस बिल्कुल कम है। तो बहरहाल डॉक्टर ने सू को ये सजेशन दिया कि उसको ऑप्टिमिस्टिक रखो। इधर जॉन्सी की हालत बहुत बिगड़ रही थी। जॉन्सी जिस बेड पर लेटी रहती थी उसी के सामने खिड़की थी। उस खिड़की से वो बाहर के नज़ारे को देखा करती थी। एक दिन उसने पेड़ को देखा और पेड़ से गिरने वाले पत्तों को ऑब्जर्व किया। और जॉन्सी सू से कहने लगी कि जिस तरीके से ये पेड़ के पत्ते एक एक करके गिरते जा रहे हैं, मेरी ज़िंदगी के दिन भी कम होते जा रहे हैं। और जिस दिन इस पेड़ का आखिरी पत्ता गिर जाएगा, मेरी सांस भी रुक जाएगी और मेरी डेथ हो जाएगी। जब तक ये आखिरी पत्ता है तब तक ही मैं ज़िंदा रहूँगी और आखिरी पत्ते के गिरने के बाद मैं भी मर जाऊँगी। जॉन्सी के इन नेगेटिव थॉट्स को सुनकर सू परेशान होती है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं करती है और समझाती है जॉन्सी को कि तुम ये सब क्या बोल रही हो। डॉक्टर ने तो बोला है कि तुम्हारे बचने के चांसेस हैं, तो तुम ये नेगेटिव थॉट्स क्यों लेके आ रही हो मन में। यानी सू पूरी कोशिश कर रही है कि जॉन्सी पॉजिटिव रहे, लेकिन फिर भी जॉन्सी की हालत बिगड़ती जा रही है। सू को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सू कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से अपनी पेंटिंग को कंप्लीट करे और उसको बेचकर कुछ पैसे हाथ आएँ तो वो जॉन्सी की मेडिसिन खरीदे। तो सू अपनी पेंटिंग पर भी फोकस करे हुए है, जिसमें उसको एक ओल्ड माइनर का पिक्चर बनाना है। अब उसको किसी ओल्ड मैन को देख कर ही पिक्चर बनाना है, तो वो डिसाइड करती है कि वो बेयरमैन के पास जाएगी। बेयरमैन कौन है? बेयरमैन एक तीसरा शख्स है इस कहानी का, जो कि एक पेंटर है, बूढ़ा हो चुका है। उसने सारी ज़िंदगी पेंटिंग में ही निकाल दी और उसको अभी भी लगता है कि वो कोई पेंटिंग का एक मास्टरपीस ज़रूर बनाएगा। तो फिलहाल सू चाहती है कि ये बेयरमैन उसके कमरे में आके बैठे, तो उस बेयरमैन को देखकर ये ओल्ड माइनर का पिक्चर कंप्लीट करके अपनी पेंटिंग को कंप्लीट करे, उसको बेचकर कुछ पैसे हासिल करे। सू उस बेयरमैन से रिक्वेस्ट करती है कि आप मेरे घर आके बैठ जाइए और मैं आपको देखकर पिक्चर बनाऊंगी। इसके साथ साथ सू जॉन्सी की कंडीशन को भी बेयरमैन से बताती है। वो बताती है कि किस तरीके से जॉन्सी बहुत ज़्यादा अपसेट है और बाहर पेड़ पर लगे पत्तों को देखती रहती है और उसे लगता है कि जिस दिन लास्ट पत्ता गिर जाएगा उसकी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी। यानी उसकी सारी उम्मीद उस लास्ट लीफ पर ही रुकी हुई है। तो पहले तो बेयरमैन मना कर देता है कि मैं वहाँ आकर नहीं बैठूंगा कि तुम मुझे देखकर पिक्चर बनाओ बैठकर। लेकिन जब वो जॉन्सी की बात सुनता है तो उसका मन तैयार हो जाता है जाने के लिए। तो बहरहाल सू अपनी पेंटिंग को कंप्लीट करती है बेयरमैन को देखकर। इसके बाद बहुत तेज़ तूफान आता है। तूफान आने के बाद जॉन्सी अब बेकरार थी उस पेड़ को देखने के लिए कि देखते हैं कि उस लास्ट लीफ का क्या हुआ, वो गिरा कि नहीं गिरा। लेकिन जैसे ही वो अपने विंडो से बाहर की ओर देखती है तो ये देखती है कि इतनी आंधी आने के बाद भी, इतनी बारिश होने के बाद भी उस पेड़ से लास्ट लीफ नहीं गिरा। उस लास्ट लीफ को ना गिरता देखकर जॉन्सी के जैसे जान में जान आ गई। उसको वापस एक ज़िंदगी जीने की होप दिखाई दी और उसके कंडीशन में सुधार आने लगा।
2 दिन इस तरीके से बीत जाते हैं, जॉन्सी की कंडीशन में सुधार हो रहा है, लेकिन 2 दिन बाद पता चलता है कि मिस्टर बेयरमैन की डेथ हो गई है न्यूमोनिया की वजह से। और लोग ये भी बताते हैं कि जब वो एडमिट हुआ था तो उसके कपड़े वगैरह बहुत गीले थे, मानो कि वो बरसात में भीगा हुआ हो, तो ठंड लगने की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। इसके बाद स्यू उस लास्ट लीफ को एक बार फिर से देखती है और उसे समझ आता है कि ये लास्ट लीफ किसी पेड़ का पत्ता नहीं है, ये तो एक पेंटिंग है जो इतनी अच्छे से बनाई गई है जिसको देखकर लग रहा है कि ये सच का लीफ हो। तो अब सू को रियलाइज होता है कि ये जो पेंटिंग है ये बेयरमैन ने बनाई थी ताकि जॉन्सी अपनी ज़िंदगी को दोबारा हासिल कर सके। बेयरमैन को पता था कि जॉन्सी उस लास्ट लीफ पर ही फोकस किए हुए है, उसकी सारी होप उसी से ही है। तो इस वजह से बेयरमैन ने उस आंधी भरी रात और उस सर्दी भरी रात में जागकर उस पेंटिंग को बनाया कि जब सुबह जॉन्सी जागेगी तो वो सीधे पहले उस लास्ट लीफ को देखेगी, उसको वो लास्ट लीफ नज़र आना चाहिए उस आंधी के बाद भी। और यही हुआ, मिस्टर बेयरमैन ने रात भर जागकर, उस सर्दी की रात में जागकर उस लास्ट लीफ की पेंटिंग इतने अच्छे से बनाई, सच में उनका लास्ट मास्टरपीस कहलाया। तो इस तरीके से बेयरमैन की लाइफ तो चली गई लेकिन जॉन्सी बच गई। बेयरमैन ने अपनी लाइफ को खतरे में डालकर मास्टरपीस भी बना दिया और जॉन्सी की जान भी बचा ली। तो ये थी समरी को जानने के बाद आई होप आपको थीम तो समझ में आ गई होगी। लेट्स डिस्कस थीम। स्टोरी की थीम यही है कि लाइफ इज़ प्रीशियस, जीवन बहुत अनमोल है। हमें अपने विश्वास को, अपनी उम्मीद को कभी खोना नहीं चाहिए। ज़िंदगी में कितनी भी रुकावटें आएँ, उन रुकावटों को जीतने के लिए, उन रुकावटों पर जीत हासिल करने के लिए कभी कभी हमें खुद से भी लड़ना पड़ता है। अगर हम डिप्रेशन में चले जाएंगे तो डिप्रेशन से कुछ भी नहीं होगा, बल्कि सिचुएशन और बिगड़ जाएगी। तो ये तो मेजर थीम है। अब माइनर थीम की बात करते हैं। छोटे छोटे थीम्स भी निकल के आती हैं इस स्टोरी से। वो ये है इम्पॉर्टेंस ऑफ आर्ट इन ह्यूमन लाइफ्स। हमने देखा इस कहानी में कि ओल्ड पेंटर ने अपने मास्टरपीस के चक्कर में अपनी जान की कुर्बानी लगा दी, यानी वो चाहता था कि वो मास्टरपीस बना के जाए, तो इस तरीके से उसने मास्टरपीस बनाया कि उसकी जान ही चली गई। नाउ लेट्स डिस्कस टाइटल जस्टिफिकेशन। द लास्ट लीफ, आखिरी पत्ता। तो आपने पूरी कहानी को सुनने के बाद खुद ही महसूस किया होगा कि पूरी कहानी लास्ट लीफ के अराउंड ही रिवॉल्व करती है। शुरुआत में लास्ट लीफ से मतलब था लास्ट ब्रेथ ऑफ जॉन्सी। लास्ट लीफ जैसे ही गिरने वाला था वैसे ही जॉन्सी मरने वाली थी, लेकिन धीरे धीरे इस लास्ट लीफ की इम्पोर्टेंस और बढ़ती जाती है और रीडर्स बहुत एक्साइटेड रहते हैं जानने के लिए कि लास्ट लीफ गिरता है या नहीं गिरता है। और एक चीज़ और गौर की होगी आपने, कहानी की शुरुआत में तो लास्ट लीफ जॉन्सी की बीमारी को और जॉन्सी के डिप्रेशन को शो कर रही थी। लास्ट लीफ को देख देख कर ही जॉन्सी डिप्रेशन में जा रही थी और जीने की उम्मीद खो दे रही थी, लेकिन वही लास्ट लीफ लास्ट में आकर उस जॉन्सी का जीने का सहारा बनता है। तो एक तरफ तो डिप्रेशन को शो कर रहा था बिगिनिंग में, लेकिन लास्ट में आकर यही लास्ट लीफ करेज, होप और ऑप्टिमिज्म दिलाता है जॉन्सी को। और ये लास्ट लीफ बेयरमैन का मास्टरपीस भी साबित होता है। बेयरमैन को हमेशा लगता था कि मरने से पहले वो कुछ ऐसा ज़रूर बनाएगा जो उसका मास्टरपीस कहलाएगा, और ये लास्ट लीफ ही उसका मास्टरपीस बनता है। सो इन दिस वे वी कैन से दैट टाइटल इज अप्रोप्रिएट। नाउ लेट्स डिस्कस द मोरल ऑफ द स्टोरी। तो चीफ मैसेज यही है कि वी शुड हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन लाइफ। जॉन्सी डिप्रेशन में थी, उसी लास्ट लीफ को देखकर अचानक से वो ऑप्टिमिज्म में चली गई उसी लास्ट लीफ की वजह से। तो हमारा एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर। अगर जॉन्सी का एटीट्यूड पॉजिटिव होता तो बेयरमैन की जान ना जाती। बेयरमैन ने इतनी रात को जाग कर सिर्फ वो लास्ट लीफ की पेंटिंग इस वजह से करी ताकि वो जॉन्सी का एटीट्यूड चेंज कर पाए। इसके अलावा एक चीफ मैसेज ये भी मिलता है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए खुद को भी सेक्रीफाइस करने की कोशिश करना चाहिए, जिस तरीके से बेयरमैन ने करी। और सेक्रीफाइस करने से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल होता है। जिस तरीके से बेयरमैन ने अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन उसका मास्टरपीस तो बन गया, लोग उसे उसके मास्टरपीस से जानने लगे। Now finally I'm going to switch to my word by word explanation. Let's get started. ओ हेनरी ने अपने इस स्टोरी के बिगिनिंग 2 पैराग्राफ्स इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स रखे हुए हैं। उन 2 पैराग्राफ्स में कहानी का केवल बैकग्राउंड बताया है, माहौल बताया है सेटिंग का। ओके, यही रीज़न है कि कई सारे बुक्स में जो कंटेंट दिया गया है द लास्ट लीफ का, उसमें ये 2 पैराग्राफ्स को हटा दिया गया है, सीधे कहानी स्टार्ट हुई है। ओके,
But here I'm going to cover these two paragraphs also. Let's get started. In a small part of the city west of Washington Square, the streets have gone wild. सिटी वेस्ट के छोटे से पार्ट वॉशिंगटन स्क्वायर में जो गलियां थी जैसे वाइल्ड सी हो गई थी। वाइल्ड होने का मतलब यहाँ पर है एक अजीब सी गलियां थी, घुमावदार गलियां थी, टेढ़ी मेढ़ी गलियां थी और ये सारी गलियां अलग अलग डायरेक्शंस में मुड़ती थीं। इन गलियों से होकर अलग अलग रास्ते गुजरते थे, अलग अलग एरियाज बन जाते थे, उनको प्लेसेस बोला जाता था और एक एक गली से जैसे दो दो रास्ते निकलते थे। बड़ा कन्फ्यूजन था इस माहौल में। तो भले ही गलियां टेढ़ी मेढ़ी हों, अजीब सी हों, लेकिन एक पेंटर ने एक बार इस स्ट्रीट में कुछ वैल्यूएबल महसूस किया, कुछ अच्छा पाया। अब ओ हेनरी के हिसाब से उस स्ट्रीट में उस पेंटर ने क्या अच्छा पाया? शायद उस पेंटर ने कुछ पेंटिंग मटेरियल्स खरीदे थे जिसके उसने पैसे नहीं दिए थे। शायद देने के लिए उसके पास पैसे थे नहीं। फिर आगे ओ हेनरी कमेंट करते हैं कि शायद वो इंसान पैसा लेने आया भी हो इससे, जिसने फ्री में खरीद लिया था पेंटिंग मटेरियल्स। वो इंसान यहाँ पे गलियों में घूमा, लेकिन अचानक से उसने अपने को उसी गली में वापस पाया। यानी इतना ज़्यादा वो कंफ्यूज हो गया इन गलियों से कि उसने अपना पैसे लिए बिना वहाँ से चलना अच्छा समझा। तो इस तरीके से उस पेंटर के लिए ये गलियाँ बहुत अच्छी थी। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में ओ हेनरी हमें बता रहे हैं कि जिस सिटी के पार्ट की बात मैं कर रहा हूँ इसको ग्रीनविच विलेज कहा जाता है और ओल्ड ग्रीनविच विलेज में पेंटर्स बहुत आया करते थे। उन्हें यहाँ आसानी से रूम्स मिल जाते थे जो वो पसंद करते थे। अच्छी रोशनी होती थी क्योंकि पेंटिंग के लिए गुड लाइट होना बहुत ज़रूरी है और बहुत सस्ते भी मिल जाते थे रूम्स। तो पेंटर्स के लिए ये एरिया बहुत अच्छा था। सू और जॉन्सी दोनों एक बिल्डिंग के टॉप पर रहा करते थे। उस बिल्डिंग में 3 फ्लोर्स थे। सू एंड जॉन्सी दोनों यंग वुमेन थी। उनमें से एक मैने से आई थी, जगह का नाम है, और दूसरी कैलिफोर्निया से आई थी। सू और जॉन्सी की मुलाकात एक रेस्टोरेंट में हुई थी जो कि 8th स्ट्रीट पर लोकेटेड था। उस रेस्टोरेंट में मिलने के बाद दोनों को ये महसूस हुआ कि दोनों की जो पसंद है वो सेम है। दोनों को एक ही तरीके का खाना पसंद है, आर्ट भी दोनों को पसंद है और एक ही तरीके के कपड़े भी पसंद है। तो इस तरीके से दोनों ने सोचा कि क्यों ना साथ रहा जाए और साथ ही काम किया जाए। उस वक्त स्प्रिंग का सीज़न था, उसके बाद विंटर आया और विंटर आने के साथ साथ उस ग्रीनविच विलेज में एक अजनबी की एंट्री हुई। एक ऐसा अजनबी जिसको कोई देख नहीं सकता था। ये स्ट्रेंजर किसी को देख तो नहीं सकता था, लेकिन फिर भी ये अपने आइजी फिंगर से सारे गांव वालों को टच कर रहा था। एक्चुअली वो स्ट्रेंजर और कोई नहीं बल्कि एक बुरी सी बीमारी थी। डॉक्टर्स उसको न्यूमोनिया कहते हैं। सिटी के ईस्ट साइड तो बहुत तेज़ी से ये बीमारी फैली। कई सारे लोगों को इसने टच किया, यानी कई सारे लोग इससे इन्फेक्टेड हुए। लेकिन ग्रीनविच विलेज की जितनी नैरो स्ट्रीट सी, पतली सी गलियाँ थीं, वहाँ पर ये जल्दी से नहीं फैल पाया न्यूमोनिया। ओ हेनरी ने न्यूमोनिया को पर्सोनिफाई किया है। आगे वो कह रहे हैं कि ये न्यूमोनिया एक अच्छा इंसान नहीं थी, क्योंकि एक अच्छा इंसान, एक अच्छा जेंटलमैन कभी भी कैलिफोर्निया से आई हुई एक छोटी सी लड़की को परेशान नहीं करेगा, उसको हर्ट नहीं करेगा। लेकिन न्यूमोनिया ने अपना काम कर दिखाया था। जॉन्सी को उसने जकड़ लिया था अपने कोल्ड फिंगर से, यानी जॉन्सी को बहुत तगड़ा न्यूमोनिया हो गया था। जॉन्सी पूरा टाइम अपने बेड पर लेटी रहती थी बिना मूव करे हुए और खिड़की से झाँका करती थी। उसके घर के बगल में एक और घर था जिसकी वॉल को वो देखा करती थी विंडो से। एक सुबह डॉक्टर ने, जो कि बहुत बिजी था, सू को एक हॉल में बुलाया अकेले, जहाँ पर जॉन्सी उनकी कॉन्वर्सेशन को नहीं सुन सकती थी। वो डॉक्टर सू से कहता है कि तुम्हारी फ्रेंड के पास चांसेस बचने के बहुत कम है। उसके पास चांस है अगर वो खुद जीने की उम्मीद रखे। अगर लोग खुद ही जीना नहीं चाहे तो मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी जो फ्रेंड है उसने डिसाइड किया है कि वो सही नहीं हो पाएगी। क्या कुछ ऐसी चीज़ है जो उसको परेशान कर रही है? वो इतना नेगेटिव क्यों सोच रही है? सू बताती है कि वो हमेशा इटली जाकर बे ऑफ नेपल्स पिक्चर को पेंट करना चाहती थी। डॉक्टर इस पर कहता है पेंट नहीं, क्या कोई और बात है जो उसको परेशान कर रही है? कोई आदमी से इसका चक्कर तो नहीं है? किसी को चाहती तो नहीं है ये? सू जवाब देती है मैन किसी कीमत पे नहीं हो सकता। कोई मैन इसकी लाइफ में नहीं है। इस पर डॉक्टर कहता है कि ठीक है, फिर इसका मतलब है कि इसको केवल वीकनेस है। आगे डॉक्टर कहता है कि मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन जब एक बीमार इंसान ये सोचना स्टार्ट कर देता है कि वो अब मरने वाला है, तो डॉक्टर का आधा काम तो बेकार हो जाता है। डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता पेशेंट को बचाने के लिए जब वो खुद ही ये सोच ले कि उसे मरना ही है। तुम अपने फ्रेंड से बात करो, न्यू विंटर क्लॉथ्स के बारे में बात करो, उससे कहो कि तुम उसको न्यू विंटर क्लॉथ्स ला के दोगी। अगर वो इंटरेस्टेड है, फ्यूचर में आगे के लिए अच्छा सोचती है, तो उसके चांसेस बचने के हैं। डॉक्टर के जाने के बाद सू वर्क रूम में गई और उसने रोना स्टार्ट कर दिया,
यानी वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी जॉन्सी की इस कंडीशन को जानकर। इसके बाद सू जॉन्सी के रूम में जाती है। अब वो रो नहीं रही थी बल्कि अपने साथ पेंटिंग मटेरियल्स लिए हुए थी और इसके साथ साथ वो कुछ गुनगुना भी रही थी। जॉन्सी अपने बेड पे पड़ी हुई थी, बहुत कमज़ोर, बहुत शांत। उसका जो फेस था वो खिड़की की तरफ मुड़ा हुआ था, यानी वो खिड़की की तरफ देख रही थी। सू ने गुनगुनाना बंद कर दिया, ये सोचते हुए कि शायद जॉन्सी सो रही है, उसको डिस्टर्ब होगा। सू अपने काम में लग गई। जब वो काम कर रही थी तो उसको एक अजीब सी आवाज़ सुनाई पड़ती है और सेम सी आवाज़ आ रही थी बार बार। आवाज़ किसकी थी ये पता लगाने के लिए वो बेड की तरफ जाती है तेज़ी से। जॉन्सी सो नहीं रही थी बल्कि उसकी आंखें पूरी तरीके से खुली हुई थी और वो खिड़की से बाहर देख रही थी और कुछ गिनती गिन रही थी और उसकी कुछ काउंटिंग उल्टी हो रखी थी। 12, 11, 10, 9, 10, 8, 7 ऑलमोस्ट टुगेदर। स्यू बाहर झांकती है खिड़की से ये देखने के लिए कि आखिर ये जॉन्सी गिन क्या रही है। कुछ गिनने लायक चीज़ें दिख नहीं रही थी सू को। बस वहाँ पे नेक्स्ट हाउस की एक साइड वॉल थी और छोटा सा रास्ता था। वॉल में कोई खिड़की भी नहीं थी बल्कि वहाँ पर एक पुराना सा पेड़ ज़रूर था उस वॉल के सामने। सू नोटिस करती है कि इस पेड़ को सर्दी की हवाओं ने पहले से ही छू रखा है, यानी जितनी घनी ब्रांचेस थी इसकी वो खाली हो रखी थी। ऑलमोस्ट यानी करीब करीब पत्तियाँ इस पेड़ से गिर चुकी थी। सू जॉन्सी से पूछती है ये सब क्या है माय डियर। इसके जवाब में बहुत ही धीमी आवाज़ में जॉन्सी कहती है 6। ये सब कितनी तेज़ी से गिरे जा रहे हैं। 3 दिन पहले ये पत्तियाँ कम से कम 100 थीं और उन 100 पत्तियों को गिनते गिनते मेरा सर दर्द कर रहा था, लेकिन अब मेरे लिए ये काम आसान हो गया है। देखो ना, एक और चली गई, अब केवल 5 बची हैं। सू जॉन्सी से कहती है 5? किस बारे में तुम बात कर रही हो? तो जॉन्सी जवाब देती है ये पेड़ों पर जो पत्तियाँ लगी हुई हैं मैं उसी की बात कर रही हूँ। जब ये आखिरी पत्ती भी गिर जाएगी मैं भी इस दुनिया से चली जाऊँगी। मेरे पास केवल 3 ही दिन बचे हैं। क्या तुम्हें डॉक्टर ने इस बारे में नहीं बताया? सू जवाब देती है कि मैंने तो कभी इस बारे में सुना ही नहीं है। कोई सेंस भी बनता है इन सब बातों का? एक पेड़ से तुम्हारी लाइफ का क्या लेना देना है और तुम्हारे सही होने का इससे क्या रिलेशन है? और तुम तो इस पेड़ से बहुत प्यार करती थी, तो पागल मत बनो। डॉक्टर ने तो मुझे ये बताया कि तुम्हारे अच्छे होने के काफ़ी चांसेस हैं। सच में इसी सुबह उन्होंने कहा है कि तुम्हारे बचने के काफ़ी अच्छे चांसेस दिख रहे हैं। चलो अब थोड़ा बहुत खा लो, फिर मैं अपने काम पे वापस जाती हूँ। मैं जल्दी अपनी पिक्चर को भेज दूंगी जो मैंने पेंट करी है। फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ बहुत अच्छा सा लाऊंगी खाने के लिए, जिससे तुम और स्ट्रांग हो जाओगी। इस पर जॉन्सी रिवर्ट करती है कि तुम्हें मेरे लिए कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी जॉन्सी खिड़की के बाहर ही देख रही थी और वो कहती है देखो एक और पत्ता गिर पड़ा। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना है। देखो 4 ही रह गई हैं पत्तियाँ और मुझे लगता है रात से पहले पहले लास्ट वाली भी गिर जाएगी तो मैं भी मर जाऊँगी। इस पर सू जॉन्सी से कहती है तुम मुझसे वादा करो कि तुम आंखें बंद रखोगी और वादा करो कि तुम खिड़की से बाहर नहीं देखोगी जब तक मैं अपना काम ख़त्म नहीं कर लेती। मुझे ये पिक्चर कल रेडी चाहिए। मुझे लाइट की ज़रूरत है, मुझे पेंटिंग करनी है और मैं विंडो को कवर ही नहीं कर पा रही हूँ उस चक्कर में। इस पर जॉन्सी बहुत रूड अंदाज में कहती है तुम किसी दूसरे कमरे में काम नहीं कर सकती हो? इस पर सू जवाब देती है कि नहीं, मैं बल्कि तुम्हारे साथ ही बैठ के काम करूँगी और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम उन पत्तियों पर नज़र डालो, उन पत्तियों को देखो। जॉन्सी पूछती है बताओ तुम कब तक अपना काम ख़त्म करोगी? वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है और सीधे बिल्कुल चुपचाप होकर लेट जाती है। और अब वो आंखें बंद करके बोल रही थी क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि वो लास्ट लीफ कब गिरती है। मैंने बहुत वेट कर लिया, बहुत कुछ सोच लिया, अब मैं भी इन पत्तों के तरीके से गिरना चाहती हूँ, यानी मरना चाहती हूँ। स्यू जॉन्सी से कहती है कि तुम सोने की कोशिश करो, मैं जा रही हूँ बैरमैन को बुलाने के लिए यहाँ पर। मुझे अपने इस पिक्चर में एक मैन को पेंट करना है और मैं चाहती हूँ कि वो मैन बैरमैन जैसा दिखे। मैं अभी गई और अभी आई, तुम बिल्कुल भी मूव मत करना जब तक मैं नहीं लौटती, ऐसे ही लेटे रहना। ओल्ड बैरमैन भी एक पेंटर था जो कि उसी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे रहता था। वो 60 साल के ऊपर का हो गया था लेकिन अभी तक उसको एज अ पेंटर सक्सेस नहीं मिली थी। 40 सालों तक उसने पेंट किया लेकिन आज तक एक अच्छा पिक्चर कभी पेंट नहीं कर पाया। वो हमेशा एक ग्रेट पिक्चर की पेंट करने की बातें किया करता था, एक मास्टरपीस बनाने की बातें किया करता था, लेकिन अभी तक उसने इस पर वर्क करना स्टार्ट ही नहीं किया था। थोड़े बहुत पैसे वो कमा लेता था अपने पिक्चर्स दूसरों के ज़रिए पेंट करा के। दूसरे उसके पिक्चर्स लेते थे पेंट करने के लिए। शराब भी बहुत पिया करता था, इसके बावजूद भी वो बात करता था हमेशा कि मास्टरपीस तो वो बना के रहेगा और उसे ये यकीन था कि उसकी स्पेशल ड्यूटी है कि वो हर चीज़ में जो उससे पॉसिबल हो सके सू और जॉन्सी की हेल्प करे। तो बहरहाल सू पहुंच जाती है बैरमैन के घर।
सू बेयरमैन से मिलती है उसके अंधेरे वाले रूम में, यानी जिस रूम में वो था वो अंधेरे से भरा हुआ था। सू जानती थी कि ये बेयरमैन काफ़ी देर से शराब पी रहा था क्योंकि उसको महक आ रही थी शराब की। सू बेयरमैन को जॉन्सी के बारे में बताती है कि किस तरीके से वो पेड़ पर लगी हुई पत्तियों को गिन रही है और उसे डर है कि कहीं उस पत्ती के गिरने की तरीके से जॉन्सी भी कहीं मर ना जाए। उसका जिंदगी पर से भरोसा जैसे कम होता जा रहा है, वो उम्मीद खोती जा रही है जीने की। ओल्ड बेयरमैन ये आइडिया सुनकर जॉन्सी का बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है व्हाट आर देयर सच फूल्स। वो चिल्लाता है, कहता है कैसे बेवकूफ़ लोग हैं, क्या लोग इसलिए मरते हैं क्योंकि पेड़ों से पत्तियां गिरती हैं? इस तरीके की चीज़ के बारे में तो मैंने नहीं सुना। मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे पास और वहाँ आके बैठूंगा ताकि तुम मेरी पिक्चर बना सको। तुम जॉन्सी को ऐसा सोचने क्यों देती हो, बेचारी जॉन्सी। सो जवाब देती है कि वो बहुत कमज़ोर हो गई है, बहुत बीमार है और उसकी बीमारी ने ही ये सब बातें उसके दिमाग में डाली हैं। मिस्टर बेयरमैन, अगर आप नहीं आते हैं तो मत आइए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप बहुत बढ़िया इंसान हैं। बेयरमैन एकदम से चेंज हो जाता है, कहता है ये हुई ना बात एक वुमेन वाली। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा? मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। पिछले आधे घंटे से तो मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। गॉड, ये बिल्डिंग भी कोई जगह है इतनी अच्छे इंसान जॉन्सी जैसे प्यारे इंसान के लिए कि वो यहाँ बीमार होके रहे? मैं भी एक दिन अपना एक मास्टरपीस पेंट करूँगा और हम सब यहाँ से चले जाएंगे। गॉड यस। दोनों लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो जॉन्सी सोई हुई थी। सू विंडो को बंद करती है और बेयरमैन को अंदर लेके दूसरे रूम में चली जाती है। अब दोनों उस रूम से खिड़की के बाहर बहुत ही डरते हुए देखते हैं। दोनों बिना बोले एक दूसरे को कुछ मोमेंट तक देखते ही रहते हैं। वो लोग ये देख रहे थे कि बाहर किस तरीके से कोल्ड रेन चल रही है, बर्फ़ गिर रही है, यानी उन लोगों को अंदाज़ा हो रहा था कि ये जो लास्ट लीफ है ये भी बहुत जल्दी गिरने वाली है। बेयरमैन एक जगह बैठ जाता है। सू अपना पेंट करना स्टार्ट कर देती है बेयरमैन को देखकर और पूरी रात सू पेंटिंग में लगी रहती है, कंप्लीट करती है। सुबह के समय 1 घंटे सोने के बाद वो जॉन्सी के बेड साइड जाती है। सू देखती है कि जॉन्सी पूरी आंखें खोले हुए थी और विंडो की तरफ देख रही थी और वो सू से कहती है कि मैं बाहर देखना चाहती हूँ, विंडो से झांकना चाहती हूँ। सो विंडो का कवर हटाती है, पर्दा हटाती है, दोनों बाहर देखते हैं और क्या देखते हैं कि इतनी तेज़ बारिश हुई, पूरी रात बारिश हुई और बहुत तेज़ हवा चली। इसके बावजूद एक पत्ता अभी भी वॉल के सामने था। वो लास्ट पत्ता ट्री पर अभी भी लगा हुआ था। वो पत्ता अभी भी डार्क ग्रीन कलर का दिख रहा था। ब्रांच पर उसका कलर बिल्कुल साफ नजर आता था, डार्क ग्रीन कलर का, लेकिन पत्ते के जो किनारे थे, जो सिरे थे, वो पीले पड़ गए थे। ऐसा लग रहा था कि पत्ता है बहुत पुराना, भले ही वो डार्क ग्रीन था लेकिन उसके किनारे बहुत पीले पड़ गए थे। और जिस ब्रांच में वो लटक रहा था वो ब्रांच ज़मीन से 20 फीट अबव थी। उसको देख के जॉन्सी बोलती है कि आखिरी पत्ता तो अभी भी लगा हुआ है। मैंने तो सोचा था कि आज रात गिर जाएगा, हवा की आवाज़ भी सुनी थी, मुझे लग रहा था कि आज गिर जाएगा और मैं किसी भी वक्त मर जाऊंगी। सू जॉन्सी से इस बात पर बोलती है, डियर जॉन्सी, तुम मेरे बारे में तो सोचो। अगर तुम अपने बारे में नहीं सोचोगी, अगर तुम जीने की उम्मीद नहीं रखोगी तो मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीऊँगी तुम्हारे बिना? लेकिन जॉन्सी कोई आंसर नहीं देती है। अब रीडर से एक बात बताई जा रही है कि दुनिया में सबसे अकेली चीज़ क्या होती है? वो एक सोल होती है, आत्मा होती है, और उस वक्त वो सबसे अकेली होती है जब वो पूरी तैयारी कर रही होती है सैर पे जाने के लिए, एक जर्नी पर निकलने के लिए। यहाँ बात हो रही है कि जब इंसान मरने जाता है तो यही बोला जाता है कि उसकी आत्मा एक नई जर्नी पर निकलने वाली है। ओके, तो ये हमें ऑथर बता रहे हैं कि बहुत मुश्किल सी चीज़ होती है जब सोल अपने आप को तैयार कर रही होती है अपनी बॉडी को छोड़कर दूसरी दुनिया में जाने के लिए। द टाइज, टाइज का मतलब यहाँ पर है कनेक्शन से, बॉन्ड से। और क्योंकि हमें पता है कि जॉन्सी जीना ही नहीं चाह रही थी, यानी उसके अंदर जो सोल का कनेक्शन था, किससे? फ्रेंडशिप से और ज़मीन से। फ्रेंडशिप से यानी सू नहीं चाह रही थी कि उसकी फ्रेंड इस दुनिया से जाए, लेकिन फिर भी जॉन्सी मरना चाह रही थी। तो अब जॉन्सी को रीज़न दिखाई पड़ रहा था कि जिस वजह से वो इस दुनिया को छोड़ना चाह रही थी, वो एक एक करके रीज़न टूट रहे थे, यानी कि लास्ट लीव भी अपनी जगह दिखाई दे रहा था और उसकी फ्रेंड भी ये बोल रही थी कि मेरा क्या होगा। तो ये सारे जो बंधन उससे जुड़े हुए थे, टाइज, सोल से जुड़े हुए थे, कनेक्शन, वो एक एक करके टूट रहे थे। यानी यहाँ हमको ये बताया जा रहा है कि अब जॉन्सी का जो एटीट्यूड है वो थोड़ा सा अभी चेंज होने लगा है। वो दिन धीरे धीरे बीत जाता है, जैसे ही अंधेरा होता है वो दोनों अभी भी उस पत्ती को उस वॉल के सामने ब्रांच पे लटका हुआ देख रही थी। और फिर रात आ जाती है और नॉर्थ विंड चलना स्टार्ट हो जाती है, हवा का तेज से चलना स्टार्ट हो जाता है और बारिश भी बहुत तेज होने लगती है। अगली सुबह जब थोड़ी बहुत रोशनी होती है, जॉन्सी फिर कहती है कि वो खिड़की से बाहर देखना चाहती है
और जब वो देखती है तो वो पत्ती अभी भी वहाँ पर थी। अब जॉन्सी इसको बहुत देर तक देखती रहती है और तब वो सू को बुलाती है, जो कि कुछ खाना वाना पका रही थी उसके लिए। सू को बुलाने के बाद जॉन्सी सू से कहती है, मैं कितनी बुरी हो गई थी। ये लास्ट लीफ जिस किसी भी वजह से यहाँ पर बना हुआ है, शायद इसी वजह से है। ये मुझे दिखाना चाहता है कि मैं कितनी बुरी थी, कितना मैंने गलत सोचा मरने के लिए। मैं अब कोशिश करूँगी खाने की भी, लेकिन पहले मुझे एक मिरर ला के दो ताकि मैं अपने आप को उसमें देखूं, और तब मैं उठ के बैठूंगी, फिर तुम्हें पकाते हुए देखूंगी। 1 घंटे के बाद जॉन्सी ने सू से बोला, सू मैंने किसी दिन सोचा था कि मैं बे ऑफ नेपल्स पेंट करूंगी। यानी अब उसे धीरे धीरे सारी चीज़ें याद आ रही हैं जो वो करना चाहती थी अभी आगे ज़िंदगी में। दोपहर में डॉक्टर आता है जॉन्सी को देखने के लिए। देखने के बाद जब डॉक्टर जॉन्सी के रूम के बाहर वाले हॉल में जाता है तो सू भी उसके पीछे पीछे जाती है डॉक्टर से बात करने के लिए। डॉक्टर सू से बताता है कि जॉन्सी के रिकवर होने के चांसेस तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। तब डॉक्टर सू के पतले से हाथ को अपने हाथ में लेता है और कहता है कि तुम उसकी अच्छी केयर करो, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। और अब मुझे दूसरे मरीज से भी मिलना है इसी घर में। उसका नाम बेरमैन है, एक पेंटर है जहाँ तक मुझे पता है। उसे भी न्यूमोनिया हुआ है। माइक एक बूढ़ा, कमज़ोर और बहुत बीमार इंसान है। उसकी कोई उम्मीद भी नहीं दिख रही मुझे बचने की। आज हम उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं और जितना हमसे हो सकेगा हम उसके लिए करेंगे। अगले दिन डॉक्टर आता है फिर से जॉन्सी को देखने के लिए और अब सू को वो बताता है कि जॉन्सी अब खतरे से बाहर है। तुमने अपना काम कर दिखा है, यानी तुमने उसको पॉजिटिव रखा है। वो अब जीने की उम्मीद रख रही है, बस अब उसे खाने की और केयर की ज़रूरत है, इसके अलावा कुछ नहीं। उसी दोपहर सू जॉन्सी के बेड के पास गई जहाँ जॉन्सी लेटे हुए थी और उसने अपने हाथ को जॉन्सी के गर्दन पे रखा और बोली कि मुझे तुमसे कुछ बताना है। आज हॉस्पिटल में मिस्टर बेरमैन की डेथ हो गई न्यूमोनिया से। 2 दिन से वो बीमार थे और इन 2 दिनों में पहले दिन किसी ने मिस्टर बेरमैन को उनके ही रूम में बेसहारा सा पाया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो दर्द से तड़प रहे हों। और जिसने उनको फर्स्ट डे नोटिस किया था उसने ये भी बताया कि उनके जूते और उनके कपड़े दोनों ही बहुत गीले हो रखे थे, जैसे कि ठंडी बर्फ हो। हर कोई यही आश्चर्य कर रहा था कि वो कहाँ रहे हैं जिसकी वजह से इनके जूते और इनके कपड़े गीले हो रखे थे, क्योंकि रात भर तो बहुत ज़्यादा ठंड थी और बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। और जो लोग उनको हॉस्पिटल लेके आए थे उन्होंने बेरमैन के घर में कुछ चीज़ें पाई थी। एक लैम्प था जो कि बाहर की तरफ रखा हुआ था और साथ साथ कुछ पेंटिंग के मटेरियल्स थे। और पेंट भी किस कलर के थे? ग्रीन पेंट था और येलो पेंट था। और यहाँ पर सू रुक जाती है जॉन्सी को बताते बताते और कहती है, ए डियर, ज़रा खिड़की के बाहर तो देखो, वो लास्ट लीफ वॉल पर अभी भी है। सू जॉन्सी से कहती है कि जॉन्सी, तुम्हें ये बात अजीब नहीं लग रही है कि इतनी हवा चलने के बाद भी ये पत्ता अभी भी मूव नहीं हुआ है, ज़रा सा भी हिला नहीं है। अब इसके बाद सू अपने दिमाग में कड़ी से कड़ी जोड़ती है और उसको रियलाइज़ होता है और वो एकदम से जॉन्सी से कहती है, ओ माई डियर, इट्स बेरमैन्स ग्रेट मास्टरपीस। ये कोई पत्ती नहीं बल्कि बेरमैन का ग्रेट मास्टरपीस है। उसने पेंट कर रखा है इस लीफ को और उस रात जब आखिरी पत्ता गिर गया था उसने बैठकर ये पेंटिंग करी। ओह माय गॉड। और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। अब इसके बाद जॉन्सी का क्या रिएक्शन था ये तो हमें नहीं बताएगा, लेकिन जॉन्सी को थोड़ा बहुत एम्बैरेसमेंट फील हुआ होगा कि अगर वो अपना एटीट्यूड पहले ही चेंज कर लेती तो शायद बेरमैन की जान ना जाती। एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा? इतने कम टाइम में मैंने सब कुछ कवर किया है। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।